चलिए नमस्कार, जीकेजीएस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये जीकेजीएस की जो क्लास है दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया है जो कहीं ना कहीं पिछले वर्ष जो है दिल्ली पुलिस में पूछे जा चुके हैं। ठीक उसी आधार पर मैंने क्वेश्चनों को बनाया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले हमने हालांकि कई सारे क्लास जो ले चुके हैं दिल्ली पुलिस के लिए, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और देखिए, दिल्ली पुलिस निकालने के लिए आपको जीकेजीएस पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है जीकेजीएस का ही रहेगा। आपको 50 मार्क्स का जीकेजीएस देखने को मिलेगा। तो जीकेजीएस जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे आपके समय की बचत होती है। बाकी मैथ्स हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, यहाँ पे थोड़ा बहुत समय लग सकता है, लेकिन जीकेजीएस में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा किसकी ताकत तय की जाती है? आप सभी को बताना है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानून की किसकी ताकत तय की जाती है। तो नोट करेंगे अनुच्छेद 124, नोट करेंगे अनुच्छेद 124 फर्स्ट में, अनुच्छेद 124 फर्स्ट के अनुसार संसद द्वारा जो बनाया गया कानून होता है ये सुप्रीम कोर्ट की ताकत तय की जाती है। बिल्कुल बी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 124 अ के तहत संसद द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है उसमें सुप्रीम कोर्ट की ताकत तय की जाती है। तो बी इज राइट आंसर। और नोट करेंगे अनुच्छेद 124 सेकंड में, अनुच्छेद 124 सेकंड में राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और वहीं नोट करेंगे अनुच्छेद 124 थर्ड में, अनुच्छेद 124 थर्ड में न्यायाधीशों की योग्यताएं होती हैं। ठीक, तो राइट आंसर अनुच्छेद 124 के तहत संसद द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है उसमें सुप्रीम कोर्ट की ताकत तय की जाती है। बिल्कुल बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त ने 5 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का उनके एक प्रकार में से नहीं है? तो नोट करेंगे स्कंदगुप्त ने 5 प्रकार के सिक्के जारी किए थे, जिनमें तिरंदार प्रकार उनके सिक्कों में से है, घुड़सवार भी उनके सिक्कों में से है, राजा और रानी प्रकार वो भी इनके सिक्कों में से है। ठीक, तो बेल वृषभ प्रकार ये नहीं है। ठीक, और नोट कर लेंगे 5 सिक्के के नाम, जिनमें आपका राजा रानी प्रकार, छत्र प्रकार, शेर कातिल प्रकार और घुड़सवार प्रकार। ठीक, तो ये 5 प्रकार के सिक्के जो हैं स्कंदगुप्त ने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर बेल वृषभ प्रकार ये स्कंदगुप्त के द्वारा जारी किया हुआ सिक्का नहीं है। ठीक, चलिए अब आएंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो नोट करेंगे 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष जो हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, सी इज राइट आंसर। थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। देखिए राष्ट्रीय योजना समिति क्या है, तो नोट करेंगे भारत में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय सेना के सर्वोच्च नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाद में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। ठीक, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो नोट करेंगे महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एनजी रंगा ने। ठीक, एनजी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। और महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण का सत्याग्रह किया था। ठीक, 1917 में चंपारण का सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने, जिसका विरोध एनजी रंगा ने किया था। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए चंपारण सत्याग्रह एक किसान विद्रोह था, जिसका नेतृत्व बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी ने किया था। 1914 से 16 के बीच किसानों के नील खेती के खिलाफ ब्रिटिश सत्ता के विद्रोह में यह चंपारण सत्याग्रह किया गया था। और कब किया गया था? 1917 में। नोट करेंगे 1917 में चंपारण का सत्याग्रह किया गया था। चलिए आएंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किसे जोड़ती है? आप सभी को बताना है पनामा नहर किसे जोड़ती है। तो नोट करेंगे पनामा नहर जो है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बिल्कुल एज राइट आंसर। पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। ठीक, और समंदर के रास्ते से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का एक बड़ा हिस्सा पनामा नहर होकर गुजरता है। और ये नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और पनामा नहर को 1914 में खोला गया था, और इसका निर्माण जो 1881 में, नोट करेंगे इसका निर्माण 1881 में फ्रांस के द्वारा शुरू किया गया था। और बाद में 1904 में इसे अमेरिका को सौंप दिया गया था। ठीक, तो पनामा नहर जो है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी COP26 पीएम नरेंद्र मोदी की पंचामृत घोषणा के बारे में सही है? तो हम देखेंगे यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी की पंचामृत घोषणा के बारे में। ठीक, तो नोट करेंगे यहाँ पे आप सभी लोग। देखिए 2005 के स्तर से 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन की तीव्रता में 50% की कमी करना है। नोट करेंगे 2005 के स्तर से 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन की तीव्रता में 50% की कमी करना है। और थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे COP26 कब और कहाँ हुआ? तो नोट करेंगे ग्लासगो जलवायु सम्मेलन पर कह रहे चीन, अमेरिका, रूस, ईरान जैसे बड़े देश ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में COP26 जलवायु सम्मेलन का समापन हुआ है। ठीक, और पीएम नरेंद्र मोदी की पंचामृत घोषणा क्या है? 2005 के स्तर से 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन की तीव्रता में 50% की कमी करना। ठीक,
चलिए अब आएंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कूनो राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो हम सभी को पता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान अपने मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य में कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और साथ साथ नोट करेंगे, देखिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और सन 2018 में, नोट करेंगे, सन 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का इसे दर्जा भी दिया गया है और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। कूनो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में दी गई थी और 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। ठीक, और नोट करेंगे बाकी 2022 में 8 चीतों को नामीबिया यानी कि अफ्रीका के नामीबिया से मध्य प्रदेश राज्य में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। ठीक, तो राइट आंसर मध्य प्रदेश राज्य में कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और इस राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है कूनो नदी से संबंधित है। ठीक, तो राइट आंसर मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। आप सभी को बताना है मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक है ये है बृहद्रथ। ठीक, बृहद्रथ थे। ठीक, और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ। ठीक, और वह अपने ही सेनापति द्वारा मारे जाते हैं जिसका नाम है पुष्यमित्र के द्वारा ये मारे जाते हैं, जिसके बाद वह व्यक्ति शुंग साम्राज्य की स्थापना कर देता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 21 ईसा पूर्व किया था। ठीक, और चक्रवर्ती सम्राट अशोक जो हैं ये मौर्य वंश के एक महान शासक कहलाते हैं। ठीक, जिनके बारे में पूरा विश्व जानता है। ठीक, तो राइट आंसर बृहद्रथ। मौर्य वंश के अंतिम शासक हैं बृहद्रथ, जिनकी मृत्यु किसके द्वारा की जाती है, पुष्यमित्र के द्वारा की जाती है और इनको मार करके इन्होंने शुंग वंश की साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। ठीक, तो डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 नवंबर 2022 को भारत के कौन से नंबर के न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को शपथ दिलाई है। तो नोट करेंगे 9 नवंबर 2022 को, हाल ही में 9 नवंबर 2022 को अपने देश के न्यायमूर्ति कौन बन गए हैं, चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़, जिन्हें द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है और ये 50वें नंबर के, ठीक 50वें नंबर के बन गए हैं। ठीक, तो डी इज राइट आंसर। 9 नवंबर 2022 को इन्हें नियुक्ति मिली है। ठीक, और नोट करेंगे, देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक, और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, तो ये एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं और एक दूसरे की नियुक्ति करते हैं। ठीक, तो राइट आंसर 50वें नंबर के न्यायमूर्ति बन चुके हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है वह पर्वत श्रृंखला जो यूरोप व एशिया को अलग करती है। तो बिल्कुल यूराल जो है यूरोप व एशिया को अलग करती है। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे यूराल के बारे में। देखिए यूराल पर्वत श्रेणी एक प्रमुख पर्वत श्रेणी है जो यूरोप और एशिया को विभाजित करती है। यह पर्वत श्रेणी पश्चिमी रूस में लगभग उत्तर से दक्षिण तक और आर्कटिक महासागर में यूराल नदी तक उत्तर पश्चिमी कजाकिस्तान तक फैली हुई है। ठीक, तो राइट आंसर यूराल जो है यूरोप और एशिया को अलग करती है। ठीक, यूराल श्रृंखला जो है यूरोप और एशिया को अलग करती है। बिल्कुल सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भूमि का वह भाग जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ था क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है प्रायद्वीप। बिल्कुल डी इज राइट आंसर। अपना जो भारत देश है ये प्रायद्वीप का उदाहरण, क्योंकि हमारा जो भारत देश है तीनों ओर जल से घिरा हुआ है। ठीक, तो राइट आंसर प्रायद्वीप। भूमि का वह भाग जो तीनों ओर जल से घिरा हुआ होता है ये कहलाता है प्रायद्वीप। और थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। देखिए तीनों तरफ से समुद्र से घिरे हुए भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है और चारों तरफ से घिरे हुए द्वीप को क्या कहा जाता है, उपद्वीप कहा जाता है। ठीक, तो राइट आंसर प्रायद्वीप। और इसका एग्जाम्पल अपना भारत देश। ठीक, भारत देश प्रायद्वीप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भारत देश। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में नियोजन को कृषि से उद्योगों में स्थानांतरित करने की वकालत की गई थी। तो नोट करेंगे सबसे पहले कि पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब की गई है। तो पंचवर्षीय योजना की स्थापना 1950 में की गई है और इसे लागू कब किया गया है, नोट करेंगे अप्रैल 1951 में। ठीक, अप्रैल 1951 में इसे लागू किया गया है और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रही है जो कृषि पर आधारित थी। ठीक, जो कृषि पर आधारित थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक रही है, 1961 तक रही जो कि उद्योगों पर आधारित थी। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर आप लोग नोट करेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक जो कि कृषि पर प्राथमिकता दी गई थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक जो कि उद्योगों की प्राथमिकता दी गई। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाकी की चीज़ें देख लेंगे। तो राइट आंसर दूसरी, बिल्कुल प्रथम पंचवर्षीय योजना से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि को स्थानांतरित किया गया था। ठीक, तो बी इज राइट आंसर। कृषि को उद्योगों में स्थानांतरित करने की वकालत की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक, तो बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध में ब्रिटिश द्वारा डच सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया गया था। तो नोट करेंगे ब्रिटिश द्वारा डच सेना को बेदरा के युद्ध में हराया गया था। ठीक, ब्रिटिश द्वारा डच सेना को बेदरा के युद्ध में हराया गया था। ठीक, 1759 में। नोट कर लेंगे 1759 में डच सेना को ब्रिटिश शासन द्वारा हराया गया था। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए बेदरा या फिर बिदर्रा की लड़ाई जो है 1759 में लड़ी गई थी जिसमें अंग्रेजों द्वारा डचों को हरा दिया गया था। ठीक,
तो राइट आंसर बेदरा का युद्ध। ठीक, वहीं पे थोड़ा सा देख लेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 ईस्वी में। कब हुआ था? 18वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में अंग्रेज और मैसूर साम्राज्य के बीच लड़े गए 4 प्रमुख, नोट करेंगे, 4 युद्धों की श्रृंखला जो आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक, और कब कब? 1767 से 1769 तक लड़े गए थे। और उस समय पे कौन गवर्नर था? उस समय पे गवर्नर थे लॉर्ड वेरेलस्ट गवर्नर थे। ठीक, उस समय पे ब्रिटिश शासन के जो गवर्नर थे लॉर्ड वेरेलस्ट गवर्नर थे। ठीक, तो राइट आंसर बेदरा का युद्ध। बिल्कुल, बेदरा के युद्ध में डचों को ब्रिटिश शासन ने हरा दिया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नेत्र से संबंधित है? चूंकि नेत्र ही नेत्र है। ठीक, रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नेत्र से संबंधित है? तो रुक्मणी देवी जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक, भरतनाट्यम से संबंधित है। और भरतनाट्यम कहाँ पे किया जाता है? तमिल में। ठीक, तमिलनाडु में भरतनाट्यम किया जाता है। ओडिशा आपका ओडिसी आपका उड़ीसा में किया जाता है। और कथक कहाँ पे किया जाता है? तो कथक किया जाता है ये आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक, और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु से मतलब तमिलनाडु में विकसित हुआ है। ठीक, मंदिरों में देवदासियों द्वारा शुरू किए गए इस नृत्य को 20वीं सदी में रुक्मणी देवी अरुंडेल और ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों पर पर्याप्त सम्मान मिला है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है रुक्मणी देवी अरुंडेल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भरतनाट्यम से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का चौथा भाग किससे संबंधित है? तो नोट करेंगे भारतीय संविधान का जो चौथा भाग है ये राज्यों से संबंधित है। ठीक, राज्यों से संबंधित है। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए, संविधान का चौथा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। वहीं बात करें आपका नागरिकता की, तो संविधान के संस्थापक दस्तावेजों में अनुच्छेद 5 से लेकर के नागरिकता की चर्चा की गई है, जो कि अनुच्छेद 11 तक है। ठीक, तो राइट आंसर राज्य, नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। ठीक, तो राइट आंसर बी। ठीक, और अनुच्छेद 1 में क्या है? तो अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो नोट करेंगे प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर जो है ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ठीक, डी इज राइट आंसर। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए, विंग्स ऑफ फायर जो है एन ऑटोग्राफी एपीजे अब्दुल कलाम की है, जिसे 1999 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। और इसके लेखक कौन है? सह लेखक अरुण तिवारी हैं। ठीक, इसके सह लेखक अरुण तिवारी हैं। तो प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर जो है एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ठीक, डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 104वां संशोधन अधिनियम 2020 क्या कहता है? आप सभी को बताना है 104वां संशोधन अधिनियम 2020 क्या कहता है? तो ये कहता है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी के सीटों की समाप्ति की समय सीमा 70 साल से 80 साल तक कर दी गई है, यानी कि 10 साल तक और बढ़ा दिया गया है। और साथ साथ ये भी है लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों की संख्या हटा दिया गया है। ठीक, तो राइट आंसर ए और बी। बिल्कुल, ए और बी। 104वां संविधान संशोधन 2020 ए और बी राइट आंसर। ठीक, राइट आंसर ए और बी। नोट कर लेंगे आप सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका कि 104वां संशोधन अधिनियम क्या कहता है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सौर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सौर्य मंदिर कहाँ स्थित है? नोट करेंगे सौर्य मंदिर स्थित है महाबलीपुरम में। ठीक, सौर्य मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में। और महाबलीपुरम कहाँ स्थित है? नोट करेंगे। तो महाबलीपुरम जो है आपका ये तमिल में है। ठीक, महाबलीपुरम भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में स्थित एक शहर है। यह मंदिरों का शहर राज्य की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के तटस्थ है। यह प्राचीन शहर भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक, तो राइट आंसर डी महाबलीपुरम। सौर्य मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। स्थान नोट करेंगे 1984 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक, महाबलीपुरम यानी कि सौर्य मंदिर को 1984 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लाला लाजपत राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखा है। ठीक, अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय ने लिखा है और इसका कुछ प्रकार से पिक्चर है। तो लाला लाजपत राय द्वारा लिखी हुई पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया और इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ। ठीक, पंजाब के मोगा जिले में हुआ है। ठीक, तो राइट आंसर अनहैप्पी इंडिया। ठीक, अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई है। ठीक, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। और नोट करेंगे 1596 से डचों का भारत में आगमन शुरू हो गया था और जाकर के 1602 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है। और 1605 में नोट करेंगे 1605 में इन्होंने अपने पहला कारखाना 1605 में पहला कारखाना कहाँ खोला है? मसूलीपट्टनम में। ठीक, मसूलीपट्टनम में।
मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना जो है डचों ने खोला है। तो 1602 में डच लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है। बी इज करेक्ट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1916 की प्रसिद्ध लखनऊ समझौता, 1916 की प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर किसके बीच हस्ताक्षर किए थे? तो सबसे पहले जानेंगे लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ है। तो लखनऊ समझौता हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बीच और मुस्लिम लीग के बीच। ठीक, इन्हीं के बीच जो है लखनऊ समझौता किया गया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग के जिन्ना, इन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक, तो बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। और लखनऊ समझौता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सहयोग देश की आज़ादी के लिए मुस्लिम लीग ने किया था, ठीक, करने के लिए आगे बढ़ी थी। ठीक, तो बी इज करेक्ट आंसर। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच लखनऊ समझौता में हस्ताक्षर किए थे। ठीक, तो बी इज करेक्ट आंसर। तो अब आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप लोग पढ़ते रहें। और आपके एग्जाम जो है 14 नवंबर से होने वाले हैं, आपके एग्जाम की डेट भी आ गई है, तो आप लोग मन लगा के पढ़ें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।